2017 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को आगाह किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शेल कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग कर सकती हैं। 2019 भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पारदर्शिता के सवालों को उलटने वाला कदम है, मतलब चुनावी चंदों पर पर्दा डालने वाला कदम है। और 15 फरवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक था, लेकिन इस फैसले के आने से पहले मार्च 2023 तक 6,566.11 करोड़ रुपयों का चंदा बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हासिल कर लिया था। लोकसभा चुनाव 2019 के अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने प्रभावित किया। विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करता रहा, सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट के नेक्सस पर लिखते रहे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उम्मीद जगी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट का ये नेक्सस एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन एसबीआई, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसने किसे कितना चंदा दिया की सूची चुनाव आयोग को देनी थी, उसने सुप्रीम कोर्ट से यह सूची तैयार करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। लगभग 2,50,000 कर्मचारियों के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर है। 23% मार्केट शेयर के साथ यह देश का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन देश का सबसे बड़ा बैंक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कंपाइल नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विवरण सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे। मतलब जो इंफॉर्मेशन सेट बैंक को कंपाइल करने थे वो एक दिन में क्रिएट नहीं हुए, बल्कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक आहिस्ते आहिस्ते क्रिएट हुए हैं। लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि हुजूर, हम आपके आदेशानुसार तय समय में डाटा कंपाइल नहीं कर सकते, इसके लिए हमें 30 जून 2024 तक का समय दीजिए। डाटा क्या था वो सुन लीजिए। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स इश्यू करता है। केवाईसी वाले अकाउंट से पेमेंट करने के बाद कोई व्यक्ति या कोई संस्थान इसे खरीद सकता है और फिर किसी पार्टी के नाम कर सकता है। फिर जो पार्टी है वो 15 दिनों के भीतर इसे रिडीम करती है, यानी कि भुनाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मालिक वही होता है जिसके पास वो बॉन्ड हो, बिल्कुल करेंसी नोट्स की तरह। कोर्ट ने बैंक को निर्देशित किया कि किसने बॉन्ड खरीदा और किससे चंदा दिया, ये सूची आप 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे दीजिए। फिर चुनाव आयोग 13 मार्च को यह डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर देगा। एसबीआई का कहना है कि 2 इंफॉर्मेशन साइलो हैं जिन्हें डिकोड और कंपाइल करने के लिए उसे 136 दिन चाहिए, यानी कि 30 जून तक का समय चाहिए। करना क्या था भाई? एक डेटा सेट था इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का, दूसरा डेटा सेट था इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम करवाने वालों का। दोनों डेटा सेट सामान्य स्थितियों में तैयार होने चाहिए थे। इस केस में इन दोनों डेटा सेट का मिलान होना था, जो बहुत आसान प्रक्रिया है। लेकिन चलिए मान लीजिए सारी एंट्रीज मैनुअल रही होंगी, तो भी कुल 44,434 एंट्रीज करनी थी और उसके बाद दोनों डेटा सेट का मिलान करना था। इसके लिए 136 दिन। आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे कुछ लोगों का कहना है कि यह काम अधिकतम 2 दिनों में हो सकता है। कुछ लोगों ने बताया कि हो सकता है सिक्योरिटी कारणों से सूचीबद्ध करते हुए कोड्स का प्रयोग किया गया होगा। दोनों डेटा सेट में अलग अलग मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में भी 20 दिनों का समय किसने किसे कितना चंदा दिया की सूची तैयार करने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि दोनों डेटा सेट का स्वामित्व एसबीआई के पास ही है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए 30 जून तक का समय मांग लिया है। तब तक लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे, नई सरकार बन चुकी होगी, राजनीतिक चंदों की अपारदर्शिता में एक नया अध्याय जुड़ चुका होगा। क्या यह समय में वृद्धि की मांग एसबीआई ने ही की है, या फिर केंद्र सरकार नहीं चाहती कि चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल, यानी कि यह सूचना किसे किसने कितना चंदा दिया, लोगों को पता चले? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा था कि 13 मार्च को पूरे देश को पता चल जाएगा कि कौन लोग किस पार्टी को कितना चंदा दे रहे हैं और कौन सी पार्टी कॉरपोरेट के चंदों पर फल फूल रही है। पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट के नेक्सस की कल ही खुलेगी। लेकिन एसबीआई के इस आवेदन के हिसाब से कम 13 मार्च को ऐसा होने की संभावना नहीं दिखती। क्या सरकार नहीं चाहती कि लोगों को चंदे के बारे में पता चले? इलेक्टोरल बॉन्ड का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो जानते हैं।
लेकिन उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देते हैं। तो चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे ईबी भी कह रहे हैं, वो करेंसी नोट्स की तरह होते हैं। इन्हें 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपयों के मूल्य वर्ग में बेचा जाता है। इन्हें कोई भी व्यक्ति, समूह या कॉरपोरेट संगठन खरीद सकता है और अपनी पसंद की पार्टी को दान कर सकता है। जिसे दान किया जा रहा है वो 15 दिनों के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड को बिना ब्याज के रिडीम कर सकती है। और अगर रिडीम नहीं होती तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पीएमआरएफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा हो जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 2 जनवरी 2018 को गजट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया। मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 16,492.47 करोड़ रुपयों का चंदा राजनीतिक पार्टियों ने रिडीम किया। मार्च 14 से अप्रैल 23 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स द्वारा कुल चंदे का लगभग 55% हिस्सा बीजेपी को मिला है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, जिसे कुल चंदे का 9.3% हिस्सा मिला। संख्या के हिसाब से मार्च 18 से मार्च 23 तक बीजेपी को 6,566.11 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिला, जबकि कांग्रेस को 1,123.29 करोड़ रुपयों का चंदा। मतलब ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी रही है। जाहिर है कोई भी लाभार्थी ये नहीं चाहेगा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मर जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कौन सी मुर्गी सोने का अंडा दे रही है और कौन से पार्टी के पास सोने के अंडा देने वाली ये मुर्गी है, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मालिक होते हैं लोग। जब लोग मालिक हैं तो देश के संचालन में किसका पैसा लग रहा है ये लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन शायद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रखने वाली पार्टी नहीं चाहती है कि लोगों को इस बारे में सूचना मिले। इसीलिए एसबीआई ने शायद ये एप्लीकेशन दायर की है कि भाई साहब हमें समय चाहिए 30 जून 2024 तक। तब तक लोकसभा के चुनाव निपट जाएं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सूची तैयार करनी है और किसे यह सूची सौंपनी है। जब भी इस तरह की डिटेल्स आपसे छुपाई जाए, जब भी लोकतंत्र में इस तरह की हिडन चीजें चल रही हों, जहां पर चंदा ले रही हो एक पार्टी कॉर्पोरेट से, लेकिन आपको ना बताया जाए कि कौन सा कॉर्पोरेट चंदा दे रहा है, तो समझिए कि आपकी स्थिति लोकतंत्र में कमतर करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या आप अपनी स्थिति को कमतर होते हुए देख सकते हैं? क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको ही कमतर कर दिया जाए लोकतंत्र में? और अगर लोकतंत्र में लोग ही कमतर हो गए तो वो लोकतंत्र कैसा रहेगा? इस बारे में सोचने, समझने और कुछ बोलने की जरूरत है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। कोई सवाल हो, सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के तमाम अपडेट्स, तमाम खबरें, तमाम विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।